Welcome to Nucleosome Academy. A very good morning to all of you. Okay, catch your dream. आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? कुछ लोग हमको यार 10 दिन और टाइम मिल जाता तो हम अच्छा कर सकते थे। भाई अभी जब तुमको 30 दिन का टाइम मिल रहा है तब तो तुम कर नहीं पा रहे हो, और जैसे ही एग्ज़ाम पास आता है ना वैसे कहेंगे अरे यार 5 दिन का और टाइम मिलता। तो भाई 30 दिन का टाइम तो मिल रहा है अभी, तो यार पढ़ लो अच्छे से। कोई भी ना अति से ज़्यादा कोई भी चीज़ जो है वो हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। जैसे हम मोटे हो गए हैं, हमको वेट कम करना चाहिए, तो एक अति से ज़्यादा है तो हमारे लिए क्या है, ये हानिकारक ही है। तो वैसे आप लोगों के लिए भी अति से ज़्यादा टाइम, अति से ज़्यादा सोना, ये सब क्या है, हानिकारक है। ठीक। अब्दुल रहीम खान खाना यानी कि हमारे कवि बिहारी जी भी कहते हैं, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पावे बौराए। ठीक। तो सोना जो है ना दोनों चीज़ को ख़राब कर देगा। चलिए ठीक, अब आइए हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम जो है पहला फाइलम पोरीफेरा। क्या चीज़ बाबू? पोरीफेरा। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, अभी भी टाइम है। 1 महीना जम के मेहनत करके 2 महीने जम के मेहनत करके भैया 100 साल तक, 1 महीना जम के मेहनत करके 100 साल आराम से ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, या 1 महीने ऐश करके 100 साल घसीट के ज़िंदगी गुजारना चाहते हो? लाइफ आपकी है। चलिए खैर, जो पोरीफेरा है नाम ही बता रहा है कि पोर बियरिंग होंगे ये। तो पहला पॉइंट होगा इसमें पोरीफेरा, पोर बियरिंग एनिमल। क्या चीज़? पोर बियरिंग एनिमल। पोर का मतलब क्या होता है? छिद्र होता है। क्या होता? होल होता है। ठीक, ओके। पोर का मतलब क्या हो गया? होल हो गया। अच्छा, जो है आपके इलिस एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था इनका? नाम इलिस। इलिस ने सबसे पहले बताया कि ये बाबू प्लांट नहीं, ये एनिमल है। क्या है ये? एनिमल है। राइट, ये प्लांट नहीं, ये एनिमल है। एलिस ने इसको बताया और इसकी डिस्कवरी किया था, डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ग्रांट। डिस्कवर्ड रॉबर्ट ग्रांट ने किया था, और अब तक इसकी 10,000 स्पीसीज को खोजा जा चुका है। तो इतनी जनरल इंफॉर्मेशन जल्दी से। पोर बियरिंग एनिमल होते हैं, पोर का मतलब होल होता है। डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट ग्रांट ने किया था। अब तक 10,000 स्पीसीज को खोजा जा चुका था, और सबसे पहले एलिस ने बताया था कि ये प्लांट नहीं है, एनिमल लाइक है, यानी कि ये इनको एनिमल किंगडम में रखना चाहिए। ठीक है। अब और आइए, अगर हम पोरीफेरा में और आगे चलते हैं तो कुछ जनरल टर्म जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जनरल टर्मिनोलॉजी में ही जल्दी से बता दीजिए कि पोरीफेरा को जो एनिमल होंगे डिप्लोब्लास्टिक होंगे या ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे? तो ये आपके होंगे डिप्लोब्लास्टिक। पहले ही हमने इसको बता दिया था आपको। इसीलिए डिप्लोब्लास्टिक का मतलब खाली और खाली क्या पाया जाएगा? इनमें एक्टोडर्म होगा, और क्या होगा बाबू? एंडोडर्म होगा। राइट, एंडोडर्म होगा। इनमें मीजोडर्म नहीं होगा। डिप्लोब्लास्टिक हो गया। अगर हम बात करें सिमेट्री की, किसकी बात करें हम लोग? सिमेट्री की बात करें, तो ये जनरली जो होते हैं, जनरली ज़्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं। कोई भी ऐसी लाइन जो होती है इनको 2 इक्वल हाफ में नहीं काट सकती, लेकिन कुछ एनिमल इसमें रेडियली सिमेट्री, सुपरफिशियली रेडियली सिमेट्री शो करते हैं। रेडियली सिमेट्री आपके शो करते हैं, जैसे साइकॉन, जिसको हम लोग स्काइफा बोलते हैं, ल्यूकोसोलेनिया हो गया, ये सब क्या हो गए आपके? रेडियली सिमेट्री शो करते हैं, यानी कि इनको हम 2 पार्ट में बड़े ही आराम से काट सकते हैं, लेकिन उतना रेडियल सिमेट्री शो नहीं करते हैं जितना कि हम लोग करते हैं, यानी कि हायर ऑर्गेनिज्म करते हैं, कुछ हद तक करते हैं। इसीलिए इनको बोला गया सुपरफिशियली रेडियली सिमेट्री शो करते हैं। लेकिन वहीं पर आप स्पॉन्जिला को देख लीजिए। स्पॉन्जिला क्या होगा? ऐसे ऐसे, ये देखिए पूरा स्पॉन्जिला जो होता है
इसको कोई भी लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकती, यानी कि ये मोस्टली कैसे होते हैं, ये एसिमेट्रिकली होते हैं, और अगर इनको कम देखा जाए यानी कि जो कम होते हैं वो आपके सुपरफिशियली रेडियली सिमेट्री होते हैं। तो ये रही आपकी सिमेट्री की बात पोरीफेरा में। अच्छा, पोरीफेरा में अगर हम पोरीफेरा में अगर हम देखेंगे एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, किसमें, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में नॉन सेलुलर यानी कि सेल की नहीं बनी होती है, नॉन सेलुलर अनडिफरेंशिएटेड मास सेल पाया जाता है, हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, मीजोहाइल बोलते हैं, या इसी को मीजेनकाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजेनकाइम बोलते हैं, राइट। ये देखिए क्या है, क्रॉस सेक्शन कट करके देखेंगे, ये देखिए आपका कोई मान लीजिए एनिमल है, किसका, पोरीफेरा का, ठीक है, पोरीफेरा का, इसको हमने काट दिया ऐसे, ये सपोज कीजिए पोरीफेरा का था, इसको हमने काट के हम ऐसे आपको सामने से दिखा रहे हैं। तो अगर आपको हम सामने से दिखाएंगे तो ये सपोज कीजिए एक्टोडर्म है, ये सबसे अंदर वाली क्या हो गई, एंडोडर्म हो गई, ये आपका एक्टोडर्म है, ये अंदर वाला क्या हो गया, एंडोडर्म हो गया। इन दोनों के बीच में आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ, क्या, जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको हम लोग मीजेनकाइम या आपको मीजोहाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मीजोहाइल लेयर बोलते हैं। ये जेली लाइक फ्लूइड होता है। ये आपके जेली लाइक फ्लूइड जो होता है ये मीजोडर्म लाइक होता है, मीजोडर्म नहीं होता है, मीजोडर्म की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब ये हो गया आपके जर्म लेयर के बारे में। अच्छा, ये बताइए इसमें क्या सीलोम होगा, नहीं होगा, यानी कि सीलोम की तो चर्चा ही नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि जो सीलोम होता है वो कैविटी इन मीजोडर्म होता है, और इसमें मीजोडर्म प्रेजेंट ही नहीं है, तो काहे का सीलोम, ठीक है, तो इसमें हम सीलोम की चर्चा ही नहीं करेंगे, ठीक। सॉरी। अब आगे आइए, अगर हम आगे इसमें बात करें डाइजेशन की, एक इसके फिजियोलॉजी की बात करें, अगर हम इसमें बात करें डाइजेशन की, सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें डाइजेशन की, तो इसमें डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। क्या होता है, वो इंट्रासेलुलर होता है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है, फूड वैक्यूल्स के अंदर होता है। ये देखिए कोई फूड पार्टिकल है, ये सीधे चला आएगा सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर चला आएगा, और सेल के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं इसको डाइजेस्ट करके तोड़ देंगे, किसमें, एनर्जी में तोड़ देंगे, यानी कि जो डाइजेशन हो रहा है वो सेल के अंदर हो रहा है। अच्छा, हम लोगों में कैसा होता है डाइजेशन, सेल के बाहर होता है, यानी कि ये जो पूरी नली गई है ना, इसमें डाइजेशन होता है, यानी कि हम लोगों में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, इनमें सेल के अंदर डाइजेशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, राइट। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि डाइजेशन के बारे में। जरा आइए रेस्पिरेशन कैसा होता है इसमें। डाइजेशन हो गया, रेस्पायरेशन यानी कि रेस्पायरेशन, सांस कैसे लेते हैं ये, तो ये रेस्पायरेशन इनके कोई भी वेल डेवलप्ड आपके कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना, जनरल बॉडी सरफेस से होता है। कैसे होता है, जनरल बॉडी सरफेस से होता है, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। ये देखिए मान लीजिए कोई एक सेल है, इसके अंदर लगातार क्या बनेगा, CO2 बनेगी, क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये धीरे से सेल के बाहर छोड़ दिया जाएगा, जैसे ही इसमें CO2 का कंसंट्रेशन मात्रा ज़्यादा होगी ये बाहर की तरफ छोड़ दिया जाएगा, यानी कि जनरल बॉडी सरफेस से होता है रेस्पिरेशन। अगर हम तीसरे इसके फिजियोलॉजी की बात करें, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन की बात करें, ठीक, तो ये एक्सक्रीशन भी आपके कैसा होता है, एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या आपके सेल्स नहीं पाए जाते हैं, ये भी बॉडी सरफेस के द्वारा ही किए जाते हैं, बॉडी सरफेस के द्वारा किए जाते हैं। अभी हम आपको बताएंगे, इसमें एक कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं, उसी के थ्रू आपका रेस्पिरेशन भी होगा, उसी के थ्रू आपका डाइजेशन भी होगा, उसी के थ्रू आपका एक्सक्रीशन भी होगा। अगर हम इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें, देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पूरे एनिमल किंगडम में खाली मेनली 3 हो सकते हैं ज़्यादातर, या तो आपके अमोनिया होगा, या तो आपका यूरिया होगा, या आपके यूरिक एसिड होगा। क्या होगा, 3 चीज़। कुछ लोगों में गुआनिन वगैरह भी पाया जाता है, वो
आपके इंसेक्ट वगैरह में पाए जाते हैं, मकड़ी स्पाइडर में पाया जाता है गुआनिन। तो वहाँ हम उतने अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जब हम आर्थ्रोपोडा पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे वो चीज़ें। जो आपके मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो 3 होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो आपका अमोनिया होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है। क्या होता है? हाईली टॉक्सिक होता है। तो अमोनिया जो होता है ये हाईली टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया बड़े ही आसानी से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के साथ साथ ये क्या हो जाता है? हाईली सॉल्युबल हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक, जो केमिस्ट्री पढ़े होंगे, इंटरसेलुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स होता है। तो ये हाईली टॉक्सिक होता है अमोनिया। ठीक है, इसको बाहर करने के लिए मैक्सिमम वाटर चाहिए। क्या? खूब सारा वाटर दोगे इसको, तब जाकर के ये शरीर से बाहर जाएगा। ठीक है, यूरिया को अगर वहीं पर देखें तो ये आपका लेस टॉक्सिक होता है कंपेयर टू अमोनिया। इसको बाहर करने के लिए मॉडरेट वाटर चाहिए, राइट? मॉडरेट वाटर, ये हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, रट्टा मारना छोड़िए, कॉन्सेप्ट पे आइए बाबू। ठीक, अगर हम यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड जो होते हैं वो लीस्ट टॉक्सिक होते हैं। क्या होते हैं? वो लीस्ट टॉक्सिक होते हैं। इनको बाहर करने के लिए शरीर से लीस्ट वाटर चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कम टॉक्सिक होते हैं, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। तो अब देखिए, एक चीज़ यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के ये आ रहा है कि जो मैक्सिमम पानी में रहते हैं जीव जंतु, जो ज़्यादा पानी में रहते हैं, उनके अंदर अमोनिया ही बनेगा। क्यों? क्योंकि अमोनिया जो है आपको बहाने के लिए, इसको बाहर करने के लिए मैक्सिमम वाटर चाहिए, और वहाँ पे जो वाटर में रह रहे हैं उनको पानी की कमी नहीं है। तो अमोनिया, अब इन जो लोग जो है अच्छा खासा पानी पीते हैं लेकिन वो पानी में नहीं रहते, जैसे हम लोग हैं, हम लोग पानी पीते हैं लेकिन पानी में नहीं रहते हैं, तो हमारे अंदर बनेगा अमोनिया, लेकिन उसको बहाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाएगा। तो भगवान सोचे क्यों ना अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक, तब जाकर के मॉडरेट वाटर की ज़रूरत होगी बहाने के लिए, इसको बाहर करने के लिए शरीर से, इसीलिए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। साइकिल का नाम बताइए, साइकिल का नाम क्या होगा? ऑर्निथीन साइकिल। ठीक है, अभी आपके क्वेश्चन भी पूछा था पीसीटी में। तो अमोनिया को यूरिया में लीवर के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्निथीन साइकिल। ह्यूमन में ये लेस टॉक्सिक होता है। लेकिन उनके बारे में आप क्या कहेंगे जो बिल्कुल ही ना के बराबर पानी पीते हैं? जैसे बर्ड्स हो गए, क्या हो गए? बर्ड्स हो गई, छिपकली हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, जो बिल्कुल ना के बराबर पानी पीते हैं। अगर उनमें अमोनिया एज इट इज़ बना रहेगा तब तो इतना ज़्यादा पानी लॉस हो जाएगा, वो तो बेचारे मर ही जाएंगे डिहाइड्रेशन से। इसीलिए उनमें क्या होता है? अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट कर लिया जाता है, फर्दर यूरिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तब जाकर के यूरिक एसिड इंसेक्ट में बाहर निकाला जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा? एक ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रह रहा है, बताइए उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होने की? तो अमोनिया। एक ऑर्गेनिज्म है जो मॉडरेट वाटर ले रहा है, बताइए उसका क्या पॉसिबिलिटीज है होने की एक्सक्रीटरी मटेरियल? यूरिया। जो सबसे कम पानी पीता है वो यूरिक एसिड। लेकिन स्टार्टिंग में याद रखिएगा, बनेगा तो यूरिया ही, स्टार्टिंग में बनेगा यूरिया, वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या तो यूरिया के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाएगा, या तो यूरिया अमोनिया में चेंज कर लिया जाएगा, या तो यूरिया को यूरिक एसिड में चेंज कर लिया जाएगा। तो अब आप ही बताइए कि ये जो पोरीफेरा के एनिमल होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? जनरली ये मैराइन सिस्टम होते हैं। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर तो ये आपके समुद्री होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं जैसे स्पॉन्जिला। ठीक, तो ये ओवरऑल पानी में पाए जाते हैं, इसीलिए इनका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस अमोनिया ही होता है। क्या होता है? अमोनिया। ठीक है, जो अमोनिया होता है उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें अमोनिया ही बाहर निकालते हैं ये लोग। तो डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। ठीक, अब आइए रिप्रोडक्शन के बारे में।
तो अगर हम इसमें रिप्रोडक्शन देखें तो रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बडिंग के द्वारा होता है या फिर फ्रैगमेंटेशन हो सकता है। फ्रैगमेंटेशन कहीं से टूट गया फिर भी वो ऑर्गेनिज्म बना लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें टोटीपोटेंट सेल पाई जाती हैं, अभी बता रहे हैं उसके बारे में। बडिंग, फ्रैगमेंटेशन। अच्छा, बडिंग में ही इसमें छोटे 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 ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जेम्यूल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? जेम्यूल फॉर्मेशन। तो इसमें जेम्यूल फॉर्मेशन के द्वारा, जेम्यूल जो होते हैं एक तरीके के छोटे छोटे स्पोर होते हैं ब्लैक कलर के, उनको हम लोग बर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है ये बर्ड्स यानी कि जो छोटे छोटे जेम्यूल हैं वो फिर से क्या करेंगे? ग्रोथ करने लगेंगे और पूरा क्या बना लेंगे? एक पोरीफेरा एनिमल बना लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट फॉर्मेशन के द्वारा होता है। क्या होता है इसमें? गैमीट फॉर्मेशन, स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो ये था रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में और आपको जानकारी दें तो ये होते हैं आपके मोनोइसियस, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। ये होते हैं मोनोइसियस यानी कि ये होते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट कह लीजिए या इसी को कह लीजिए बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मेल फीमेल एक ही बॉडी में, बाइसेक्सुअल का मतलब मेल फीमेल एक ही बॉडी में, मोनोइसियस का भी मतलब होता है कि मेल फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था रिप्रोडक्शन के बारे में। अब देखिए रिप्रोडक्शन के बाद इनमें जो होता है फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होता है, क्या चीज़? डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट बाबू इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब कि इसमें लार्वा स्टेज बनता है। क्या बनता है? लार्वा स्टेज बनता है। और इसमें दो तरीके के लार्वे पाए जाते हैं। एक होता है एम्फीब्लास्टुला। क्या होता है? एक होता है एम्फीब्लास्टुला और दूसरा होता है पैरेनकाइमूला। दो तरीके के लार्वा प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन? एम्फीब्लास्टुला और पैरेनकाइमूला लार्वा, ठीक है। तो ये आपके देखिए ब्लास्टुला स्टेज में बनता है इसीलिए इसको बोल दिया गया एम्फीब्लास्टुला, और ये आपके गैस्टुला स्टेज में बनता है इसीलिए इसको बोल दिया गया आपका पैरेनकाइमूला लार्वा। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा स्टेज बनता है। अच्छा, कभी आपने सोचा कि ये लार्वा स्टेज होता क्या है? लार्वा आखिर बनते क्यों हैं? हमारे पूरे एनिमल किंगडम में तो दो ही चीज़ हमको बताया जाता है। या तो मम्मी के अंदर से क्या निकलेगा? एग बन के निकलेगा, जैसे आपके एवीज में, बर्ड्स के केस में क्या होता है? एग बन के निकलता है। ये देखिए, यानी कि ऑर्गेनिज्म अगर हम जो डेवलपमेंट के बेसिस पर देखें तो एक तो होते हैं ओवीपेरस, एक क्या होता है? वीवीपेरस। यही तो हम लोग पढ़ते हैं, वीवीपेरस और ओवीपेरस दो ही होते हैं। ओवीपेरस का मतलब ये अंडे के फॉर्म में निकलेंगे बाहर। अब इनमें अंडे के फॉर्म में बाहर निकलेगा और इसका हैचिंग होगा, तब जाकर के इसमें से क्या निकलेंगे? इसमें से ऑर्गेनिज्म निकलेगा। या विवीपेरस का मतलब डायरेक्ट जो है अंदर से ही डेवलपमेंट करके हम लोग बाहर निकलते हैं, इसको बोलते हैं विवीपेरस, ठीक है। तो ये लार्वा क्यों भगवान ने बनाया? लार्वा की क्या ज़रूरत थी? देखिए होता क्या है कि ओवीपेरस जो अंडे देने वाले आपके ऑर्गेनिज्म है, ये इतने बड़े होते हैं और ये अपने अंडे के अंदर अच्छा खासा रिजर्व फूड रख देते हैं। क्या? रिजर्व फूड मटेरियल बहुत ज़्यादा रख देते हैं, ताकि इनके जो चूजे होते हैं जब तक इनका डेवलपमेंट हो रहा है तब तक खाना वो यहाँ से बड़े ही आराम से ले सकते हैं। और यहाँ तो कोई भी बात ही नहीं है भाई। विवीपेरस इनकी मम्मी जो है पूरा इनको सपोर्ट दी है, पेरेंटल केयर अच्छे से हुआ है यहाँ पर विवीपेरस में, ठीक है। लेकिन उन ऑर्गेनिज्म के आप बारे में क्या कहेंगे जो बेचारे खुद छोटे हैं? क्या?
साइज में खुद छोटे हैं और ये ना तो अंडे दे सकते हैं ना तो बच्चे दे सकते हैं। अब होता क्या है, भगवान ने इनके लिए एक तीसरी व्यवस्था किया। क्या व्यवस्था किया? ये आपके ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर जो है विविपैरस ही कंडीशन लगाया। क्या है विविपैरस? यानी कि ये तो बच्चा बन गया। क्या बन गया? ये अंडा नहीं बना, क्योंकि भाई अंडा बनने के लिए यहाँ पर स्पेस ही नहीं है, या फिर कह दीजिए वो अंडे के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल ही इतना नहीं डाल सकते हैं कि यहाँ पर अंडा बने। ठीक, तो वो क्या किए, यहाँ पर विविपैरस ही कंडीशन लगाए, लेकिन पूरा ये डेवलपमेंट इसका नहीं होता है। ठीक, इसकी मम्मी कहती है इससे कि बाबू हम तुम्हारा डेवलपमेंट पूरा नहीं करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तुम साइज में बड़े हो जाओगे, ठीक, तो हमको ही तंग करने लगोगे या हम तुमको उतना रिजर्व फूड मटेरियल नहीं दे पाएंगे। इसीलिए अनडेवलप्ड कंडीशन में ही, यानी कि अभी आधा अधूरा बना ही है, ये इसको कर देती है बाहर। ये देखिए अनडेवलप्ड कंडीशन में, लेकिन भगवान ने इनको इतना सिस्टम दे दिया है कि ये अपना खाना खा सकता है। ठीक, इतना तो भगवान ने इनको छूट दिया है। तो इसी को अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं लार्वा। ठीक है, लार्वा। अब लार्वा बेचारा खुद खाना खाएगा, यानी कि खुद फीडिंग करेगा और जो है ये एडल्ट में चेंज होगा। ठीक, तो इसलिए जो है भगवान को लार्वा बनाने की जरूरत पड़ी। अब देखिए लार्वा से एडल्ट का बनना, ये प्रोसेस कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस। कौन सा मॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। राइट, तो ये एडल्ट से लार्वा, तो जैसे आपका पैरेन्काइमुला लार्वा है और आपका एम्फीब्लास्टुला लार्वा है। ठीक, ये जब एडल्ट बनेंगे, अच्छा जो एडल्ट बनते हैं ना वो आपके पोरीफेरा में, ये अगर इनकी हम मार्फोलॉजी देखेंगे तो ये एडल्ट से डिस्टिंक्ट दिखेंगे। यानी कि आपका एक एडल्ट रखा है ऑर्गेनिज्म और एक यहाँ पर लार्वा रखा हुआ है, तो दोनों की मार्फोलॉजी को हम देख करके बता सकते हैं पोरीफेरा में कि कौन सा एडल्ट है, कौन सा आपका लार्वा है। ठीक है, तो ये था अभी खाली जनरल स्ट्रक्चर के बारे में, जनरल इसकी फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे पोरीफेरा को। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए आप लोग।